दोस्तों, आज से हम अपने यूपीएससी की जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी में हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और यदि कोई स्टूडेंट मेरे साथ यूपीएससी की जर्नी प्रारंभ करना चाहता है तो हम रोज़ करीब करीब 5 मिनट जितना भी पूरा इकोनॉमी का एक दिन का सेशन हम पढ़ेंगे, उसको मैं आप लोगों को बताया करूँगा, उसको अच्छे से समझा दिया करूँगा 5 मिनट के अंदर समरी टाइप में। तो देखिए, हमारा सबसे पहला चैप्टर है आरबीआई व मौद्रिक नीति, यानी कि आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि इसमें हम आरबीआई जो मौद्रिक नीतियाँ बनाता है हम उसको पढ़ेंगे। तो आरबीआई की स्थापना, सबसे पहले देखते हैं आरबीआई की स्थापना के विषय में। तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर 1926 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हिल्टन यंग कमीशन ने। और फिर 1934 यानी 1934 में यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई इंडिया के अंदर। इस हिल्टन यंग कमीशन ने ये कहा था कि भारत के अंदर भी एक अपना केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो फिर ये जो आरबीआई अधिनियम पारित हुआ 1934 में, जिस कारण से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। अब हम आरबीआई के कार्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आरबीआई करता क्या है। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कि मौद्रिक नीति बनाना। क्या बनाता है? मौद्रिक नीतियाँ। दूसरा कार्य है नोट छापना, यानी कि जितने भी आपके पास नोट होते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं सब आरबीआई छापता है। और बैंकों का बैंक, यानी कि किसी भी परिस्थिति में बैंक को लोन देता है और बैंक को संभाल कर रखता है इसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे किस प्रकार से कार्य करता है बैंकों के बैंक के रूप में। और वो सरकार के बैंकर के रूप में भी होता है, सरकार को विपरीत परिस्थिति में लोन पर उपलब्ध कराता है उसको। ये सब हम कार्य यहाँ पर जो दिए गए इनको आगे पढ़ेंगे डिटेल में पूरी। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। जैसे मान लीजिए, यदि हमारे पास इंडिया के पास जितने भी विदेशी मुद्रा भंडार है, जैसे मान लो डॉलर है, तो डॉलर को जो संभाल कर रखता है कि इंडिया के पास से ख़त्म नहीं हो चुकी। क्योंकि यदि जैसे 1991 में इंडिया के पास डॉलर की बहुत कम मात्रा थी, तो उसको संभाल कर रखता है और सलाहकार का कार्य करता है। दूसरा कार्य है मौद्रिक नीति बनाना। अब नहीं, दूसरा कार्य नहीं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति बनाने के अंतर्गत क्या है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए समय समय पर नीतियाँ बनाता रहता है। ये नीतियाँ मौद्रिक नीतियाँ कहलाती हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों के पास अधिक पैसा है, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इस महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई बाज़ार से पैसे को अपनी तरफ समेट लेगा। और यदि पैसा कम है मार्केट में तो आरबीआई बैंकों के माध्यम से लोगों को पैसा देगा। ये सब काम बैंकों के माध्यम से होते हैं। जैसे आपके पास के जो आपके निजी क्षेत्रों में जो बैंक होते हैं उनके, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इन सब के माध्यम से किए जाते हैं। अब मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? पहली होती है विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंदर आता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। यानी कि अर्थात इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा कम था, तो सरकार आरबीआई ने क्या कार्य किया कि बैंकों के माध्यम से लोगों को पैसा अधिक दिया। इसको हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से दिया जाता है। पहले बस इसको समझो कि विस्तारवादी नीति क्या होती है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है, कि बाजार के अंदर अधिक पैसा आ जाता है। संकुचनवादी मौद्रिक नीति क्या होती है कि बाजार से पैसा आरबीआई अपने पास खींच लेता है, बैंक के माध्यम से खींचता है वो भी। ये भी बता देंगे किस प्रकार से। अब दूसरा आ जाओ मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति किस किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से ऐसे पक्ष देगी। सबसे पहला होता है रेपो रेट, और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, वीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और एलटीआरओ, टीएलआरओ, एसएलटीआरओ। ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये तो मात्रात्मक उपकरण थे। अब आएंगे गुणात्मक उपकरण। ये गार्जियन आवश्यकता, नैतिक बाध्यता और विवेक ब्याज। तो मौद्रिक नीति के उपकरणों में हम पहले पढ़ते हैं रेपो रेट के बारे में डिटेल से। अब इसके अंदर हमने जो पहले पढ़ा था कि
सरकार के बैंकर के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, मौद्रिक नीति किस प्रकार से बनाई जाती है, बैंकों का बैंकर किस प्रकार से, मुद्रा भंडार का, ये सब हम अब पढ़ेंगे इसमें आकर। देखिए रेपो रेट है क्या। सबसे पहले आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म का ऋण देता है। मतलब कि क्या करता है कि आरबीआई, मान लीजिए बैंक है और ये मान लीजिए बैंक है, ये मान लीजिए आरबीआई है, बैंक और आरबीआई। अब बैंक क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेगा। तो लोन लेगा, अब क्या करता है कि आरबीआई फ्री में तो लोन देता नहीं, तो आरबीआई क्या करेगा, इनसे कुछ ब्याज लेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास जाओ, आपने बैंक आपसे कुछ तो ब्याज लेता ही है ना, इसी प्रकार से। तो जो ब्याज दर होती है उसी को ही रेपो रेट कहते हैं। अरे पर डे के हिसाब से होती है, ऐसे होती है लगभग 4%, 5%, मतलब वो हर बैंक अपने हिसाब से उसको बदलता रहता है। तो देखिए क्या है, आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म का ऋण देता है, जो उस पर जो ब्याज लगता है उसे रेपो रेट कहते हैं। देखिए इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। देखिए आरबीआई है, आरबीआई ने 1 से लेकर 14 दिन तक का शॉर्ट टर्म लोन देता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, इसको ध्यान रखना, किसी भी बैंक को दे देता है। अब इसमें क्या होता है कि अन्य बैंक क्या होगा, जो बैंक जिसको बैंक को दिया वो क्या होगा, ब्याज दर देगा, और जो ये ब्याज दर है यही क्या होगी, रेपो रेट। ठीक है, और ये जो ब्याज दर चल रही है आजकल 5.5% है लागू। और एक और बात कि अब जैसे आप क्या बोलते हैं, बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे कुछ गिरवी तो रखवाता है, यानी किसी कहीं से भी लो तो कुछ तो गिरवी रखवाता है। इसी प्रकार जब आरबीआई से लोन लेता है तो आरबीआई बैंकों से कुछ गिरवी रखवाती है। वो गिरवी जो होती हैं वो सरकारी प्रतिभूति होती है, सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास गिरवी रखवा लेता है। इनको हम थोड़े दिन बाद में पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। अब आइए और अब देखिए आरबीआई प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति यानी पर रेपो रेट का निर्धारण करती है। यानी कि जो रेपो रेट है, जैसे कि मान लीजिए आज 5% था, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो इसको चेंज कर भी सकती है, रेपो रेट को नहीं भी कर सकती है, या घटा बढ़ा जो भी मतलब कर सकती है, 2 मंथ में ही करेगी। मतलब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है। देखिए यदि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो होगा क्या, यानी कि ब्याज बढ़ा दिया, जो बैंक लोन लेंगे आरबीआई से उस पर ब्याज बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, देखिए रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक को लोन महंगा मिलेगा। बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो क्या होगा, ग्राहक को भी लोन महंगा। जब मान लीजिए बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, अब मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ महंगी आ रही है तो आप भी तो उसको महंगी दोगे ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जो यदि हम बैंक से किसी से लोन लेने जाएंगे तो हमको महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा तो जायज़ है कि लोग कम उधारी लेंगे, मतलब कम ऋण लेंगे बैंक से। जब कम लेंगे तो क्या होगा कि बाज़ार के अंदर पैसा कम आएगा। जब बाज़ार के अंदर पैसा कम आएगा तो महंगाई घट जाएगी। घट क्यों जाएगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो खरीदेगा कौन उस चीज़ को। मान लीजिए आपके पास टमाटर हैं, टमाटर 1 किलो हैं, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, बस एक लोग के पास पैसा है, तो वो तो सस्ते ही खरीदेगा ना उसको। तो इससे क्या होगा, महंगाई घट जाएगी। तो इस रेपो रेट का यूज़ जो आरबीआई है महंगाई को कम करने के लिए करता है। और इससे अब आप एक और अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने जो ये पढ़ा था अभी कि ये कौन सी नीति होगी, मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण है, ये संकुचनवादी है या तो ये नीति संकुचनवादी नीति कहलाती है। देखिए हमने भी पहले जो पढ़ा था ना कि विस्तारवादी नीति मौद्रिक, इसमें संकुचनवादी नीति होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था से क्या हो रहा है कि सरकार जो आरबीआई है वो पैसा कम दे रहा है, तो इससे क्या संकुचनवादी नीति है। अब देखिए कल को हम यदि आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे, बढ़ना तो आज हमने देखा, कम करना देखेंगे, और कल को हम रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर सब ये सब चीज़ देखेंगे। और यदि आप इसी प्रकार करना यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको इन सब चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।